नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी भारतीय काव्य शास्त्र की यूनिट 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण को समझेंगे। इससे पहले मैंने और भी वीडियो काव्य शास्त्र की डाल चुका हूँ, चैनल में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, आज आपका ये वीडियो रहने वाली है, इसमें हम स्वरूप को, रस के और रस निष्पत्ति और साधारणीकरण को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं रस के स्वरूप से। रस के स्वरूप में है कि रस स्वरूप का शब्द का प्रयोग भारतीय साहित्य में आदिकाल से ही विविध अर्थों में मिलता है। सामान्य अर्थ में इस शब्द का प्रयोग पदार्थों का रस, आयुर्वेद का रस, साहित्य का रस और मोक्ष या भक्ति रस होता रहा है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत सर्वाधिक महत्व का अधिकारी रहा है। भरतमुनि का विख्यात सूत्र विभाव, अनुभाव, संचार, संयोगाद, रस निष्पत्ति की मान्यताओं को परवर्ती आचार्यों ने अपने अपने रूप में किया है। रस के स्वरूप का आचार्यों ने, विशेषकर अभिनव गुप्त ने प्रकाश डाला और उन्हीं की मान्यताओं और धारणाओं को परवर्ती आचार्यों मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अपने रूप में ढाल दिया। इन सब आचार्यों में से विश्वनाथ ने रस स्वरूप की व्याख्या न करके इसके समय तथा तक उसको जो स्वरूप स्थिर हो गया था उसी का संग्रह कर लिया। रस स्वरूप के विषय में इनका निम्नलिखित श्लोक संग्रह और व्याख्या व्यवस्था दोनों दृष्टियों से अपेक्षणीय है। उन्होंने कहा है, सत्वोदय कादखंड स्वप्रकाश आनंद चिन्ह में वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वादर सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैसे चित्त मात्र भी स्वीकार भिन्न भिन्न तवे ना अध्या मासवाध्यति रस। इसमें क्या कहा है? इसमें कहने का प्रयास है कि विश्वनाथ ने कहा है कि रस जो है वह अखंड है। रस क्या है? वह अखंड है, यानी कि पूर्ण है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। रस अलग अलग भागों, विभाव, अनुभाव आदि से बनता तो है, लेकिन जब रस बनता है तो वह एक अनुभव के रूप में होता है। अनुभव के रूप में होता है, वह अधूरा नहीं होता, पूरा और संपूर्ण होता है। यानी कि हम रस को तोड़ तोड़ के थोड़े ना अनुभव करते हैं कि रस, भाई अगर मुझे वीरता का रस का अनुभव हो रहा है या फिर हमें उसकी आत्मानुभूति हो रही है, तो वो अधूरा थोड़ी ना होगा, वो पूरा होगा तो पूरा होगा, टूट टूट के नहीं होता। ये बताने का प्रयास है। अभी अगला बताया, इसमें बताया कि रस स्वयं प्रकाश है, यानी इसका स्वयं का प्रकाश है। जैसे सूर्य का खुद का प्रकाश होता है ना, वैसा कह रहे हैं कि इसमें जैसे सूरज खुद रोशनी देता है, वैसे ही इस रस को समझने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। रस का अनुभव अपने आप होता है। रस को समझने के लिए हमें किसी और साधन की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे रस स्वयं ही प्रकाशमान है, हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है। रस अपने आकार से भिन्न है। रस को केवल स्वयं अनुभव किया जा सकता है, कोई और व्यक्ति उसका अनुभव आपके लिए नहीं कर सकता। यानी कि रस से ऐसा नहीं है कि कोई और आपके लिए काम कर देगा, नहीं कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा तो रस की अनुभूति के लिए मैं किसी और को भेज देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई मैच चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, तो मूवी को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको आनंद आएगा। नहीं तो अगर आप किसी और को भेज देंगे तो उसको मज़ा आएगा, आपको नहीं आएगा, आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो ये है, यहाँ पे क्या है, अनुभूति करने की चीज़, यानी कि उसको खुद अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आगे बोला कि रस चिन्हमय होता है या चेतन होता है उसमें। रस जड़ भौतिक नहीं होता, बल्कि यह चैतन्य होता है। इसका संबंध मन और आत्मा की गहराई से है। यह सिर्फ शारीरिक आनंद नहीं है, ये क्या है, हमारे शरीर में क्या है, आत्मा से और हमारे मन से संबंधित रखता है। यानी कि हमारे आत्मा और मन को तृप्त करता है। इसमें हमारे शरीर का कोई भी लेन देन नहीं होता। शरीर कैसा भी हो हमारा, कम छोटा कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे मन और आत्मा पे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बताया गया चेतन तत्व को जगाने का काम करता है एक तरह से। रस वेदांतर स्पर्श शून्य होता है। रस के अनुभव के समय दुनियावी चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रहता, ना कोई स्मृति, ना कोई सोच, बस एक पूर्ण रस में डूबा हुआ अनुभव होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको, जब आप रस का अनुभव करेंगे ना, तो आपको क्या है कि दूसरी चीज़ों का अनुभव होता ही नहीं है। आप अभी जैसे कि आपने कोई डर हो, मान लीजिए भयानक काम हो रहा है, यानी कि भयानक रस का अनुभूति हो रही है, तो उस समय आपको सिर्फ भयानक रस की अनुभूति होगी, आपको कोई अन्य रस की अनुभूति नहीं हो रही होगी। आसपास में कुछ भी हो, आपको सिर्फ उसी की अनुभूति हो रही होगी। अगर आसपास में हास्य रस का काम हो रहा है, हास्यास्पद कोई कार्य हो रहा है,
तो उसमें उसी की अनुभूति आपको होगी, आपको और कुछ नहीं होगी। जैसे कि कोई व्यक्ति प्रेम में है तो उसे श्रृंगार रस के अलावा और कोई रस की अनुभूति नहीं हो रही होगी। तो ये ठीक है। आगे रस ब्रह्म स्वादर सहोदर है, यानी कि रस और ब्रह्मानंद ब्रह्म का आनंद, ठीक है, आध्यात्मिक आनंद भाई जैसे हैं। जैसे योगी ब्रह्मानंद में डूबता है, वैसे ही पाठक या दर्शक रस में डूबता है। ठीक है, जैसे में योगी क्या होता है, योगी ब्रह्म के आनंद यानी ब्रह्म यानी ऊपर भगवान, इसमें उसके आनंद में डूब जाता है। वैसे ही हम जैसे दर्शक, हम पाठक, हम क्या कहते हैं उसको, जब हम किसी कविता को, किसी काव्य को पढ़ रहे हैं तो हम उसमें, जब उसमें आनंद आने लगता है ना तो हम उसमें डूब जाते हैं, बाहर आने का मन नहीं करता हमें। यही है ब्रह्म का स्वादन करना। ठीक है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। रस में एक अलौकिक आनंद और विस्मय होता है, वह आश्चर्य और गहराई से भरा अनुभव होता है जो आम जीवन में नहीं मिलता। निष्कर्ष हम इसमें कह सकते हैं कि देखो, रस के बारे में क्या बोला गया कि रस लोकोत्तर चमत्कार है। कहते हैं कि रस में अलौकिक आनंद होता है। अलौकिक आनंद होता है मतलब कि जो आनंद मिलता है ना वो सामान्य नहीं होता, उसका उस परलोक से इनसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ का अनुभव होता है एक तरह से। इसमें आश्चर्य और गहराई से भरा अनुभव होता है, इसमें कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ नया जानने की चीज़ होती है इसमें, वो बताने का प्रयास है। ठीक है, निष्कर्ष में मैं कहूँगी आचार्य विश्वनाथ ने इस रस को एक पूर्ण चेतन, अलौकिक और आत्मा से जुड़ा आनंद बताया है, जो काव्य या नाटक के माध्यम से सहृदय के भीतर उत्पन्न होता है। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति से उत्पन्न काव्य सौंदर्य ही रस है। ठीक है, आगे हमारा है साधारणीकरण। इसमें साधारणीकरण का मतलब है कि संवेदनात्मक समानता, यानी जहाँ पे समानता की बात आ जाए, यानी कि कोई असाधारण चीज़ है वो साधारण हो जाए। ठीक है, ये समझ आया कि कोई असाधारण चीज़ है वो साधारण हो जाए ना। कोई ऐसा कोई काम है जो ऐसी कोई पात्र है, कोई ऐसी पात्र योजना है, मान लीजिए कि वो असाधारण है पर उसको हम सामान्य कर दें, हाँ ये सामान्य हो गया अब। ठीक है, वैसे पहले थोड़ा समझ लीजिए। साधारणीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पाठक या दर्शक किसी काव्य या नाटक को पढ़ते देखते समय उसमें पूरी तरह तादाद में भावनात्मक एकता स्थापित कर लेता है। वह अपने में और पर के भाव को भूलकर पात्रों की भावनाओं में लीन हो जाता है, उसे कहते हैं साधारणीकरण। क्या आप क्या है, मैं और पर को भूल जाए, कि मैं हूँ, पर हूँ, इस तरह के शब्दों को मतलब भूल जाए, उसमें आप लीन हो जाए। ऐसे कि वो मूवी चल रही है, मूवी में अब क्या चल रहा है, कोई हीरो है सामने कुछ कर रहा है तो आप भूल जाएं कि वो हीरो कोई और है, समझोगे मैं ही हूँ। तो वो वाला कि बच्चे कभी समझते हैं ना कि जैसे बालवीर का कार्टून आ रहा है तो बालवीर को देखते हैं तो भाई उसमें वो समझते हैं कि मैं भी बालवीर ही हूँ। डोरेमोन आ रहा है तो डोरेमोन समझते हैं कि मैं भी डोरेमोन ही हूँ। तो ऐसे मतलब अपने आप को वो समझने लग जाते हैं कि भाई उसमें क्या हो गया, साधारणीकरण हो गया ना, कि वो डोरेमोन या वो पात्र वो अलग चीज़ है, उसको अपने आप को मान लिया कि नहीं ये मैं ही हूँ, ये मान लेना, ये साधारणीकरण है, साधारण हो गया ना वो। वैसे मुख्य बात, साधारणीकरण में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान छोड़कर, यानी कि अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी है ना वो उसको भूल जाते हैं और कहते हैं, या अभिनय की भावना को अपनी भावना बना लेता है। यह रस निष्पत्ति की अंतिम अवस्था होती है। अब ये होती है कि आप समझिए कि मुख्य अवस्था होती है। अब आता है कि मुख्य आचार्य की बात करूँ तो इसमें आते हैं आचार्य साधारणीकरण में भट्टनायक, विभाव अनुभाव और स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। इसमें से बताते हैं अभिनव गुप्त, सहृदय के भीतर यानी सामाजिक, सहृदय का मतलब सामाजिक, समाज में समान है, भीतर व्यंजना के माध्यम से साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ विभाव आदि अपने पर्याय के भेद से मुक्त हो जाते हैं। अगला है रामचंद्र शुक्ल, पात्रों का आलंबन तत्व आश्रय भाव साधारणीकृत होता है। श्याम सुंदर दास, सहृदय के चित्त की अवस्था को साधारणीकरण कहते हैं। नगेंद्र कहते हैं कवि की अनुभूति का सामान्यीकरण ही साधारणीकरण है। आगे देखिए आधुनिक विचारक कौन कौन है इसमें। आधुनिक विचारक में हमारे ये आधुनिक जितने भी रचनाकार है वो रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, नंद दुलारे, वाजपेयी, केशव प्रसाद मिश्र आदि ने भी साधारणीकरण पर विचार रखे हैं। उदाहरण के लिए नाटक अभिज्ञान शकुंतला में जब राजा दुष्यंत शकुंतला से बिछड़ता है तो दर्शक स्वयं को राजा की स्थिति में अनुभव करता है। ठीक है, वह दुख प्रेम और पश्चाताप
पछतावे के भावों को अपने मन में अनुभव करता है, यह साधारणीकरण की स्थिति है। ठीक है। अब यह कविता का उदाहरण क्या है, कविता में उदाहरण देख लीजिए कि कोई दीवाना कहता है। जैसे कविता में जब कविता प्रेम की पीड़ा और व्याकुलता व्यक्त करता है, जो पाठक अपने व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़कर वैसी ही भावना का रसास्वादन करता है। साधारण भाषा में समझे तो इसको हम कह सकते हैं कि साधारणीकरण का मतलब है जैसे कि एक खास पात्र या स्थिति को देखकर हर कोई उससे जुड़ाव महसूस कर सके। जैसे कोई माँ बेटे की कविता पढ़कर हर पाठक को अपनी माँ की याद आ जाए, ये साधारणीकरण है। अब एक एग्जाम्पल है साधारण भाषा में समझो कि देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये कोई माँ बाप की वीडियो देख लेते हैं और उसमें बच्चा है जो उनको भगा रहा होता है, तो यहाँ पे भी हम क्या समझ लेते हैं, जब माँ बाप देखते हैं कहते हैं कि देखा तुम जैसे ये भगा रहा है ना, वैसे तुम भी हमको भगा दोगे। तो ये साधारणीकरण हो गया, उन्होंने अपने आप को समझ लिया उस जगह पे। वैसे ही कुछ बच्चे हैं ना ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें माँ बाप परेशान कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो उसको वहाँ पे अपने आप को वहाँ रख के देख लेता है। तो ये क्या हो गया, उसके भावों का साधारणीकरण हो गया। ठीक है, भावों का साधारणीकरण हो जाना ही आपका साधारणीकरण है, मतलब कि समान हो जाना। जब दोनों भाव सेम हो जाए, लगे कि हाँ ये भी और मैं भी सेम ही हूँ, तो साधारणीकरण हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति में अभिप्राय रस के आस्वादन की प्रक्रिया से है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में रस निष्पत्ति का सूत्र दिया है। रस निष्पत्ति का मतलब समझ लो, पहले तो शॉर्ट में बता दूं। रस निष्पत्ति का मतलब है कि रस की निष्पत्ति, यानी कि रस को हमें जब पूरी तरीके से मिल रहा है, यानी कि रस का ऐसा नहीं है कि अधूरा मिल रहा हो, हमें पूरी तरीके से मिल रहा है, रस में कोई कमी नहीं है। हम अगर मान लो मैं हास्य रस कर रहा हूँ, भयानक रस कर रहा हूँ, या अन्य कोई श्रृंगार रस हो या अन्य कोई रस भी हो, तो उन रस को अगर मैं जो भी रस कर रहा हूँ वो सारे रस मेरे को पूरी तरीके से मिल रहे हैं। उसमें नहीं कि कोई अधूरा मिल रहा है, कोई इसमें रुक रुक के मिल रहा है, नहीं, वो पूरी तरीके से मिल रहा है। उसके जो सारे अंग हैं, सारी विशेषताएं, वो सारा मतलब वो गुणों को पूरा कर रहा है और हमें मिल रहा है, वो रस निष्पत्ति है। आगे हम समझेंगे पहले इसको। अब देखिए इसमें जो भरत मुनि ने क्या कहा है अपने नाट्यशास्त्र में कि विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसपत्ति, संचारी आएगा यहाँ पे, व्यभिचारी बोल सकते हो, संचारी बोल सकते हो। ठीक है, विवाह अनुभाव और संचारी ये क्या होते हैं। देखो, विवाह का मतलब होता है भाव के पैदा होने का कारण होता है। अनुभाव होता है जो कि विवाह भाव के पीछे जो प्रक्रियाएँ आती, जो क्रियाएँ आ जाती है ना, उसे कहते हैं। जो भाव के पीछे आ जाते हैं ना, उन्हें कहते हैं। व्यभिचारी होते हैं कि आपका भावों का बढ़ना घटना और उनका स्थिर होना, ये जो घटनाएं होती है ना, इसको संचारी भाव कहते हैं। जो संचरण करता रहता है, जो वहन करता रहता है, उसे कहते हैं संचारी। आगे बढ़ते हैं। अर्थ है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है, ये समझ आया। अब आता है रस निष्पत्ति के सूत्र व्याख्याकार कौन कौन है। इसके कुछ हैं मुख्य। भट्टलोलट का जो है उत्पत्तिवाद है, यानी कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, या आरोपित कर देना। अगला है शंकु का क्या है, अनुमतिवाद या अनुमानवाद कह सकते हो, अनुमानवाद। भट्टनायक का है भक्तिवाद नहीं है, ये भोगवाद है। भक्तिवाद भी कह सकते हो, या भोगवाद भी है। ठीक है, आगे है कि अभिनय गुप्त का क्या है कि अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद, यानी अभिव्यक्त किया जाता है, जहाँ पे अभिव्यक्त हो रहा है ना, वो है। आगे देखो, अब इसमें है कि भट्टलोलट के बारे में सुनो कि भट्टलोलट क्या कहते हैं कि उत्पत्तिवाद और आरोपवाद में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें जो आपको दिख रहा है ना कि विभाव अनुभाव संचारी संयोगाद निष्पत्ति भरत मुनि ने दिया है, इसमें उन्होंने ना इनकी एक कमी है कि इनको क्यों पूर्ण नहीं माना गया। इसके बाद में जो आचार्य है उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी, इनकी इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इनके भाव में हमें सहृदयता नहीं दिखती, यानी समाज के तत्व नहीं दिखते, समाज के लिए जो होना चाहिए वो नहीं दिखता इसमें क्या है, हमें सिर्फ एक निश्चित भाव पर दिखता है कि हाँ निश्चित है कि यहाँ इतना ही, ये किसी एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, समाज के रूप में नहीं दिखता हमें। ठीक है, इनकी थोड़ी सी एक सीमा है। अब भट्टलोलट के बारे में देखिए, उत्पत्तिवाद है कहा है कि बैटल रोलेट रस के प्रथम सूत्रकार हैं। ये 9वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। इन्होंने रस की उत्पत्ति पात्रों से मानी है। इन्होंने ना क्या है, रस की उत्पत्ति मानी है। किसने मानी? पात्रों से। पात्रों मतलब देखिए आपका क्या होता है, ये सुनिए थोड़ा समझिए। देखिए, हम कभी जैसे मान लीजिए आप कभी नाटक देखने जाते हैं, ठीक है, नाटक देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं नाटक में कि भाई सामने नाटक में क्या हो रहा है कि एक राम का पात्र है, मान लीजिए कि राम का पात्र है भाई, और राम के पात्र को क्या है, कोई मान लीजिए कोई एक्स नाम से, ए नाम से कोई व्यक्ति है जो निभा रहा है। ठीक है, अब उसको देख रहा कौन है? हम दर्शक हैं, सभी देख रहे हैं उसको, तो हम दर्शक हैं। ठीक है, हम दर्शक हम उसे देख रहे हैं।
अब क्या है कि इसमें कौन कौन क्या है, जो जो ये दिख रहा है ना, जो राम का ये राम है, ये पात्र है। क्या है आपका? पात्र, आपका पात्र है। और ये जो ए है ना, ये ए व्यक्ति, ये आपका अभिनय करता है। ठीक है, ये अभिनय कर रहा है। ठीक है, अभिनायक है, अभिनय ये है। ये दर्शक तो आपको पता ही है, इसको प्रेक्षक भी बोलते हैं, ये देखने वाले होते हैं। ठीक है, सामान्य शब्द जिनका अर्थ बताना ज़रूरी था। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है। निष्पत्ति का मतलब उत्पत्ति माना गया है, कि उत्पत्ति होती है रस की, ऐसा ना। संयोगा तत्व रस व विभाव उत्पाद्य व उत्पादक है। रस का अनुभाव गम्य व गमक है, यानी गमन करने वाला, ये पीछे चलने वाला। यानी कि इसमें क्या है, रस को क्या माना गया? रस क्या है? गम्य है, यानी इसके गमन करता है। और ये क्या है? अनुभाव क्या है? गमक है। गमक मतलब गमन करने वाला, यानी कि ये क्या है कि रस में गमन करता है एक तरह से। जो मतलब कि रस के पैदा होने के बाद में या उसके बाद में जो प्रक्रियाएं पैदा हो रही हैं ना, गमन हो रही हैं, वो चीज़ें। यानी मुझे भयानक रस पे डर लग रहा है तो मेरे हाथ पैर हिल रहा है, पसीना आ रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, ज़बान लड़खड़ा रही है, खुशी हो रही है तो मेरे शरीर पे मेरे चेहरा बार बार खिल रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ बार बार, मेरा मतलब अलग भाव हो रहे हैं वो सब। रस व संचारी भाव पोष्य या पोषक है, उसे उसे बढ़ाने वाला। ठीक है, रस और संचारी क्या है? रस क्या है? पोष्य है, यानी पोषक वाला। और ये संचारी क्या है? पोषक है, यानी बार बार बढ़ रहा है, उसे बढ़ाता है ना। पोषक का मतलब बढ़ाने वाला है। ऐसे बट लोलट के अनुसार रस निष्पत्ति, इन्होंने रस की स्थिति मूल रूप से मूल पात्रों में होती है, जैसे राम और कृष्ण आदि पात्र। उदाहरण, सहृदय या दर्शन नट नटी का अभिनय करते हुए देखकर उन पर मूल पात्रों का आरोप कर लेते हैं, अर्थात उन्हें ही मूल पात्र समझ लेते हैं। इससे उसके हृदय में रस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कि किसी अभिनेता द्वारा रस के अभिनय किए जाने पर उसे ही राम समझ लिया जाता है। ठीक है, उसे ही राम समझ लेना भाई, कि हम कोई पात्र है, कोई नाटक वाटक कर रहा है तो उसी को राम समझ लिया, कि ये है ना। इसमें क्या है कि हम यहाँ पे क्या हो गया कि वही वो पात्र था, सामने खड़ा था, सामने कोई पात्र है, जैसे कि राम है। राम का पात्र कौन निभा रहा है? ए नाम का व्यक्ति निभा रहा, बताया ना मैंने, ए नाम का व्यक्ति निभा रहा है। अब क्या है, वो ए नाम के व्यक्ति को है ना, उसी को नाम समझ लिया कि राम ही है। इसमें क्या हो गया? राम समझ लिया गया। तो यही भटलोड़ा समझते हैं कि उस पर आरोपवाद कर दिया गया, आरोपित कर दिया। परंतु यहाँ पे जो रस है ना, रस की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? वो पात्र के माध्यम से हो रही है, तो पात्र में माना इन्होंने। ठीक है, फिर ठीक है, ये हो गया। अब एक सीमा की बात करूँ, फिर दर्शक और अभिनेता को रस की अनुभूति क्यों होती है, ये बताने का प्रयास है कि क्यों होती है भाई। ये भटलोडट की सीमा हो गई। आचार्य शंकु क्या कहते हैं? जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है, 9वीं शताब्दी में जन्म माना जाता है। इनका दर्शन न्याय दर्शन है। सिद्धांत अनुमतिवाद, अनुमानवाद। रस की स्थिति नट में होती है, नट में होती है, यह उन्होंने माना है कि जो रस की उत्पत्ति होती है नट में होती है। नट मतलब अभिनय मतलब जो भी उसका अभिनय कर रहा है किसी पात्र का, वो उसमें होती है, इन्होंने माना है। फिर कहते हैं निष्पत्ति का अर्थ अनुमति है, यानी अनुमान लगाया जाता है। रस की उत्पत्ति नहीं होती है, अनुमान लगाया जाता है, ऐसे मानते हैं। संयुक्त तत्व, अनुमाप्य, ज्ञान नहीं, इसमें ज्ञान नहीं, मतलब कि हमें ज्ञान कौन कराता है? रस कराता है, रस है ना। किसका ज्ञान नहीं है? रस का, वो बताने वाला। अनुमापक यानी ज्ञान कराता है, विभाव। अब रस क्या है? ज्ञान है, और इसका ज्ञान कौन कराता है? हमें विभाव कराता है। ये आचार्य शंकु मानते हैं कि रस मूल रूप से अनुकर्ता में स्थित होता है। अनुकर्ता को अभिनय करता हुआ देखकर प्रेक्षक या दर्शक मूल पात्रों का अनुमान ठीक उसी तरह लगा लेता है, जिस प्रकार चित्र देखकर, घोड़े का धुर्म देखकर अग्नि का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि चित्र को देख के घोड़े का अनुमान लगाना, फिर फिर आग, धुएं को देखकर आग का अनुमान लगा लेना भाई कि आग कितनी बड़ी होगी। ये सभी हमें कैसे पता चलता है? अनुमान से, अनुमान लगाते हैं इतना कैसे होगा। उनके अनुसार रस का अनुमान लगाया जाता है, उत्पत्ति नहीं होती। शंकु के मत की विशेषता क्या है? शंकु की मत की विशेषता है कि रस की स्थिति नट नटी में मानी जाती है। संयोगात का अर्थ अनुमान, निष्पत्ति का अर्थ अनुमति माना है। अब आगे देखिए, भटनायक, यह रस निष्पत्ति के तीसरे कारक है। इनका जन्म 9वीं शताब्दी में माना जाता है। इनकी रचना हृदय दर्पण है। ठीक है,
इसमें बात की है कि इनका मत भक्तिवाद यानी कि भोगवाद, यानी भोग किया जाता है। इन्होंने बताया रस का भोग होता है, रस की उत्पत्ति नहीं होती, रस की उत्पत्ति नहीं होती। तो देखो हमें समझ आया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो इसमें इन्होंने बताया है कि जो दर्शक होता है ना, वो दर्शक ही रस का भोग करता है। कैसे कि देखो पात्र तो अपना काम, पात्र तो क्या है, वो हज़ारों साल पुराना, 100,000 साल पुराना या फिर कुछ समय पुराना भी हो सकता है। उस पात्र की बात अलग है, वो तो जा चुके हैं या कुछ और है, वो हो चुका है उनका काम, तो वो तो पात्र हैं। अब पात्रों के बाद में जो उन्हें निभा रहा है वो अभिनय करता है, उसको भी उसमें रस की उत्पत्ति नहीं हो रही है, ऐसा बोलना चाहते हैं कि उसको भी रस की अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि वो क्या है, वो उसमें लगा हुआ है, वो काम उसमें कर रहा है, उसको अनुभूति नहीं हो रही उससे में। अनुभूति किसको हो रही है फिर, वो कह रहा है उन दोनों को जो देख रहा है ना, वो कौन, दर्शक, उसको हो रही है रस की अनुभूति, उसको हो रही है, वो उसका उपभोग कर रहा है। ये बताने का प्रयास है इसमें। इसमें कहते हैं कि रस में क्या है, संयोगात का अर्थ है, संयोगात का इसमें अर्थ बताया कि भोज्य यानी रस, भोजक, भोजक मतलब जो इसका भोग कर रहा है, जैसे विभाव, अनुभाव आदि, इसे ये बताया गया है। रस निष्पत्ति में साधारणीकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ये कौन कौन है आपके, भट्टनायक। भट्टनायक आपके रस निष्पत्ति में साधारणीकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उनके अनुसार रस मूल रूप से दर्शक के अंदर होता है। रस की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही अनुमान लगाया जाता है, रस का भोग किया जाता है। पहले सरल प्रक्रिया, दर्शक द्वारा प्रक्रिया द्वारा अर्थ को ग्रहण किया जाता है, भावकर्तव्य में भाव समझा जाता है, फिर साधारणीकरण किया जाता है, अंत में भोजकत्व द्वारा रस का भोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताया भट्टनायक के मत की विशेषताएं क्या क्या हैं। रस अखंड है, रस ब्रह्म सहोदर है आदि इन्होंने माना है। यह सहृदय के महत्व देने वाले प्रथम आचार्य हैं। इन्होंने जाकर मतलब इतने आचार्यों के बाद में इन्होंने सहृदय की बात की। ठीक है, परंतु इनके भी क्या था कि इनकी प्रक्रिया को समझाने में इन्हें दिक्कत हुई कि इनकी प्रक्रिया किसी को समझ नहीं आई। इन्होंने प्रक्रिया में क्या बताया, देखो भट्टनायक की सिद्धांत की सीमाएं, ये रस निष्पत्ति के सिद्धांत की प्रक्रिया को नहीं समझा पाए थे। किस प्रकार की प्रक्रिया, इन्होंने बताया कि भाई जो भोग हम क्या करते हैं कि कोई भी वक्तव्य होता है, कोई भी काव्य की रचनाएं होती हैं, उनको क्या करते हैं, उनको सुनते हैं, सुनने के बाद में उन्हीं को हम क्या करते हैं, पे भोग करते हैं, भोग करने के बाद में उसका साधारणीकरण करते हैं, उसका फिर भोगत्व करते हैं, फिर ऐसे 3-4 प्रक्रियाओं का नाम बताया। तो इसमें अंत में जाके हम उसको मस्तिष्क में लेते हैं और फिर समझते हैं, तो फिर हम जाके उस रस की अनुभूति होती है या फिर भोग होता है, ये बताया। तो इस तरह से प्रक्रिया को थोड़ा समझाने में थोड़ी विघ्नताएँ आई, तो इसलिए इसको भी थोड़ा ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, आगे देखिए अभिनव गुप्त अंतिम है और बहुत ही ज़रूरी भी हैं। सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद, ये कश्मीर के रहने वाले थे। इनका जन्म 10वीं शताब्दी में माना जाता है। इनका दर्शन वेदांत दर्शन था। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति को माना है। शैव मत पर आधारित सिद्धांत है इनका, ये शिव मत से ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, अभिनव गुप्त का मानना है कि जिस प्रकार शिव की इच्छा की अभिव्यक्ति ये संसार है, शिव की अभिव्यक्ति है पूरा संसार, उसने अभिव्यक्त किया है, वैसे ही क्या है, इस प्रकार प्रेक्षक यानी हम मन में वासना रूप में उपस्थित स्थायी भाव की निर्विघ्न मतलब बिना रुकावट के अभिव्यक्ति रस है। अगर मैं कहूँ कि आपके मन में कोई भाव पैदा हो रहा है, कोई रस पैदा हो रहा है, कोई भाव पैदा हो रहा है, वो भाव बिना किसी रुकावट के सीधा अभिव्यक्त हो जाए, तो वो अगर मान लो मुझे हंसने का मन कर रहा है और मैं हंस रहा हूँ, खुशी से हंस रहा हूँ, मुझे श्रृंगार का मन कर रहा है तो मैं श्रृंगार मतलब प्रेम का मन कर रहा है तो प्रेम हो रहा है, मुझे प्रेम का भाव सामने आ रहा है, तो ये क्या है आपके रस कहलाता है, रस निष्पत्ति या रस कहलाता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो। अगर मैं कहूँ कि रुकावट क्या क्या हो सकती हैं, रुकावट यानी कि मान लो मुझे क्रोध आ रहा है, और क्रोध आ रहा है तो प्लस में यहाँ साथ में क्या हो रहा है कि मुझसे ताकतवर व्यक्ति बैठा है जिससे जो मुझसे भी खतरनाक है, तो उसको देख के मेरा जो गुस्सा है वो रुक रहा है, धीरे धीरे रुक रहा है। या मान लो मुझे गुस्सा मेरे परिवार वालों पे आ रहा है, किसी पे आ रहा है, तो पर उनकी मैं सम्मान करता हूँ, रुका हुआ है। तो इस तरह से या मुझे प्रेम की भावना आ रही है, तो प्रेम भावना में भी क्या है, मुझे संकोच हो रहा है, तो ये भी क्या है, रुकावटें हैं। खुशी हो रही है पर खुशी में भी कुछ ना कुछ ऐसे विघ्न आ रहे हैं आसपास में कि मैं पूर्ण रूप से हंस नहीं सकता, कोई ऐसी बाधाएं लगी हुई हैं कि मैं हंस नहीं सकता, तो ये है। ठीक है, इसमें बताया कि अभिनव गुप्त के सिद्धांत की विशेषता क्या है, रस की ना तो उत्पत्ति होती है ना अनुमानित लगाया जाता है, इसकी अभिव्यक्ति ना उपभोग होता है, इसका अभिव्यक्ति की जाती है, ये अभिव्यक्ति मानते हैं। अभिव्यक्ति
गुप्त अंतिम रस निष्पत्तिकार के व्याख्याकार के रूप में है। इनकी व्याख्या सर्वमान्य है। आगे देखिए, निष्कर्ष में बोलूँ तो यह रस निष्पत्ति को समझने के लिए बहुत से आचार्य ने अपने मत दिए हैं और समय के साथ साथ इनकी आलोचना भी होती रही है। इससे हमें यही पता चलता है कि रस की निष्पत्ति रस के सभी तत्वों के ज्ञान से होती है, अर्थात रस के सभी तत्वों का अनुभव होना चाहिए तो रस निष्पत्ति हो जाएगी। यानी कि आपको रस के सारे तत्व मिल रहे हैं, सारे तत्वों को, यानी कि अगर मैं 4 तत्व बोलूँ, 5 तत्व बोलूँ, 6 तत्व बोलूँ, ऐसे 3 तत्व विवाह अनुभाव व संचारी बताया गया है, परंतु अगर ये सारे तत्वों की हमें अनुभूति हो रही है तो वहाँ पर रस है, नहीं तो नहीं है। एक कब हो रहा है, एक की हो रही है ना, तो फिर हमें रस पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता, ऐसे बताया। तो थैंक यू। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उसके लिए, फॉर मोर वीडियोज़ माई। तो इसके लिए भी आपको अगर मेरे चैनल से जुड़ना है और अगर आपको इस PDF को चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे खोज पर, वहाँ जाकर आप PDF लिख दीजिए, चाहे आप वीडियो नाम लिख दीजिए कि आपको किस चीज़ की चाहिए, उसकी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।